अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पढ़ेंगे। इसकी हमने टाइम ऑफ फ्लाइट भी देख ली थी और मैक्सिमम हाइट का फार्मूला जो है वो भी निकाल लिया था। आज हम जो है वो प्रोजेक्टाइल मोशन का टॉपिक रेंज को हम स्टडी करेंगे। व्हाट इज़ मेंट बाय रेंज? बेसिकली इस तरह की ट्रेजेक्ट्री होती है ना प्रोजेक्टाइल की, तो जो एक्स हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस होता है इसे हम रेंज कहते हैं। ठीक है, तो रेंज से क्या फार्मूला होता है, हम कैसे प्रोजेक्टाइल मोशन में रेंज ऑफ द ऑब्जेक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो उसकी अब वो निकालना है, तो अगैन उसके लिए हमने ये वाली इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है। एंड अगैन यू हैव टू मेमोराइज दीज मैथमेटिकल टेक्निक्स टू फाइंड आउट द वैल्यूज़ ऑफ रेंज, टाइम ऑफ लाइट एंड हाइट. Okay, put the value of Vix, as I discussed in last lecture, the values of Vix is this one, and Sx को आप जो है वो यहाँ पे r के इक्वल ले लें, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है ना, Sx भी एक हॉरिजॉन्टल, इसको आप r के इक्वल ले लें। और एक्सेलरेशन जो है अलोंग x एक्सिस 0 है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको लास्ट लेक्चर में बताया था कि x एक्सिस की जो वेलोसिटी कंपोनेंट है वो कांस्टेंट है। जब वो वेलोसिटी कांस्टेंट है तो ज़ाहिर बात है एक्सेलरेशन 0 होगा। और टाइम जो है स्मॉल t को हमने इस केस में कैपिटल T के इक्वल लेना है, और कैपिटल T की ये वैल्यू मैंने लास्ट लेक्चर में टाइम ऑफ फ्लाइट का एक्सप्रेशन फाइंड करते हुए निकाली थी। ठीक है, अब यहाँ पे सारी वैल्यूज़ पुट करें। Vix की जगह V0 cos थीटा, T की जगह ये वाली वैल्यू पुट करें, 1/2 की जगह ये एक्सेलरेशन को 0, T को T स्क्वायर वटेवर, ये टर्म तो 0 हो जाएगी। तो आपके पास ये आ जाएगा V0² तो 2 sin थीटा cos, तो ये आपके ये जो है ये sin 2 थीटा आ जाता है इससे। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ रेंज। अब रेंज के जो फार्मूला उसमें अक्सर इस तरह के क्वेश्चन आते हैं कि बताएं कि मैक्सिमम रेंज कौन से एंगल पे होगी, कौन से दो एंगल्स ऐसे हैं जहाँ पे रेंज जो है, मतलब कौन से दो डिफरेंट एंगल्स ऐसे हैं जहाँ पे रेंज सेम आ सकती है। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। तो सबसे पहला जो उसमें आता है कि मैक्सिमम रेंज कितने एंगल पे आएगी, तो ज़ाहिर बात है मैक्सिमम रेंज निकालनी है तो हमने sin 2 थीटा, साइन की दो वैल्यूज़ होती हैं, मतलब कि एक उसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और उसकी मिनिमम वैल्यू -1 होती है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए ज़ाहिर बात है हमने sin 2 थीटा को 1 पुट करना है। तो sin 2 तो हमने 1 पुट कर दिया, 2 थीटा ऐसे लिखा, साइन को इक्वल के उस साइड तो साइन इनवर्स हो गया। साइन इनवर्स 1 हमारे पास 90 के इक्वल होता है। हम कैलकुलेटर से साइन इनवर्स 1 जो है वो क्लिक करके तो 90 आ सकता है। लेकिन अगर नहीं आ सकता कर तो आपको यहाँ से पता होना चाहिए कि साइन 90 हमारे पास 1 के इक्वल, तो 90 को इधर ही छोड़ें, साइन को इक्वल के दूसरे साइड पर ले जाएँ तो वो साइन इनवर्स बन जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 गिव्स यू 90। ओके, तो यहाँ से आ जाएगा 90 डिग्री, और यहाँ से आप फिर थीटा की वैल्यू, इसका मतलब है कि जब एंगल 45, जब 45 एंगल पे हम प्रोजेक्शन करेंगे ना तो उस टाइम मैक्सिमम रेंज कवर होगी, मतलब दूर तक जाएगा ये ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर है अगला क्वेश्चन जो अक्सर रेंज के बारे में पूछते हैं, वो ये कि कौन से दो एंगल्स, डिफरेंट एंगल्स ऐसे हैं जहाँ पे रेंज सेम हो। लाइक तो फिर उसने बताया हुआ है कि 75 डिग्री, और ये आपने याद रखना है। ठीक है, 75 डिग्री और 15 डिग्री, या याद रखने की भी कोई बात नहीं। अगर आपको कहें कि बताएं कि इन एंगल्स पे रेंज सेम आती है यानी, तो आप सिंपली कैलकुलेट कर सकती हैं। लाइक पहले थीटा जो है वो 75 डिग्री है, तो यहाँ पे आप पुट करें V0² साइन, और 2 और थीटा की वैल्यू 75 तो 150 आ जाएगा ये। तो यहाँ से ना आप 0.5, इसी तरह से फिर आप जो है वो 15 पुट करें, साइन ऑफ, ये मैंने लिखा हुआ है 15, बल्कि 15 है तो चूँकि 2 थीटा है तो 2 क्रॉस 15 गिव्स यू 30, तो यहाँ पे साइन ऑफ 30 आ जाएगा। ठीक है, तो साइन ऑफ 30 को आप सॉल्व करेंगी तो इसका आंसर और इसका आंसर बराबर आएगा। ठीक है, मतलब साइन 150 भी 0.5 है और साइन 30 भी 0.5 ही है। समझ आ रही है इस बात की? 15 क्रॉस 2 गिव्स यू 30, तो साइन 30 गिव्स यू 0.5। सो रेंज 75 और रेंज 15 इक्वल आ गए। इसका मतलब है कि इन दोनों एंगल्स पे रेंज इक्वल होती है। इसी तरह से आप 60 और 30 एंगल्स पे रेंज को इक्वल जो है वो कैलकुलेट कर सकती हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये देखें 60 डिग्री है ना, तो साइन 2 थीटा है, तो यहाँ पे निकालें, साइन 120 कैलकुलेट करें, साइन 60 कैलकुलेट करें, तो आपके पास सेम वैल्यूज़ आएंगी। सो ये आपने याद रखना है कि आपको रेंज के फर्स्ट डिफरेंट क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि कब रेंज मैक्सिमम होगी, कौन से एंगल्स पे रेंज जो है वो सेम होगी। मतलब कि जैसे देखें साइन 75 और साइन 15 पे रेंज सेम है, तो इसका मतलब ये है कि वो कहता है कि अगर 15 एंगल पे आपने प्रोजेक्ट किया और अगर आपने 75 एंगल पे प्रोजेक्ट किया तो रेंज जो है, मतलब कि हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस इन दो एंगल्स के लिए क्या होगा, बराबर होगा। तो ये आपने याद रखना है।
एक और बात जो इसके बारे में कही थी वो ये कि रेंज रेजिस्टेंस से वेरी करती है। अगर तो एयर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो तो हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज़ जो हैं वो इफेक्ट होते हैं। सारी बात है, एयर रेजिस्टेंस है तो वो बॉल को मूव करने में प्रॉब्लम क्रिएट करती है, तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल वी एक्स और वी वाई कंपोनेंट्स में जो है वो फ़र्क आ सकता है। ठीक है, फिर अब हम करेंगे सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स। अच्छा जी, तो अब हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे। उसमें कहते हैं कि एन ऑब्जेक्ट इज़ फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, हाउ मच डिस्टेंस विल इट ट्रैवल इन सेकंड थर्ड फेज़ ऑफ द जर्नी ना। तो हमें जो है वो इनिशियल वेलोसिटी, चूँकि वो ऑब्जेक्ट रेस्ट पे, तो उसकी रोटेशन वेलोसिटी 0 मीटर्स पर सेकंड, अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव कर रहा है तो हमने 10 मीटर पर सेकंड ले लेना है। D2 D3 हमने फाइंड करना है। अगैन हमने इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करनी है, S1 निकालना है फर्स्ट सेकंड में, तो यानी VI को आपने 0 पुट करना है, T का ऐसे ही 1/2, और चूँकि T की वैल्यू मैंने यहाँ पे इस वजह से नहीं पुट की कि जो भी T की वैल्यू पुट करेंगे वो 0 से मल्टीप्लाई होकर आपको 0 दे देगा। अच्छा जी, तो यहाँ पे 1/2 और जी की वैल्यू पुट करें। टाइम हमारे पास 1 सेकंड है, टाइम की जगह 1 पुट किया तो यहाँ से 5 मीटर आया। टाइम 2 सेकंड है, वही सारी वैल्यूज़, जस्ट यहाँ पे टाइम को 2 सेकंड पुट किया, सॉल्व किया, 20 आया। फिर 3 सेकंड है, सारी चीज़ें पुट की तो आपके पास 45 आया। ठीक है, आपने डिफरेंट डिस्टेंसेस निकाल लेना है। अब डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? डिस्प्लेसमेंट हम हमेशा दो डिस्टेंस को माइनस करके, तो D2 के लिए हमने S2 माइनस S1 किया और D3 के लिए हमने S3 माइनस S2 किया, तो फिर हमारे पास जो है वो 15 आया, 25 आया। और फर्स्ट जो डिस्टेंस था वो तो सिंपल था, 5 मीटर, वो हमने ऐसे ही लिखा। लेकिन सेकंड और थर्ड में जो कि उसने कहा था वो फाइंड करें, तो सेकंड और थर्ड फाइंड करने के लिए हमने जो है वो S2 में से S1 को माइनस किया, S3 में से S2 को, तो हमारे पास D2 और D3 आए, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट एट द सेकंड टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट एट द थर्ड टाइम। D इज़ शोइंग यू डिस्प्लेसमेंट एंड S इज़ शोइंग यू डिस्टेंस। डिस्टेंस जो है वो हम ऐसे कैलकुलेट, और डिस्प्लेसमेंट हमेशा हम 2 पॉइंट्स को माइनस करके निकालते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल ये है कि हेलीकॉप्टर इज़ असेंडिंग। असेंडिंग का मतलब होता है कि मूविंग डाउनवर्ड। ठीक है, सॉरी, असेंडिंग का मतलब होता है कि मूविंग अपवर्ड। डिसेंडिंग का मतलब होता है कि डाउनवर्ड मूव करना होता है ना। यस, असेंडिंग मीन्स कि मूविंग अपवर्ड, वर्टिकली अपवर्ड, वो मूव कर रहा है कितनी स्पीड से, इतनी स्पीड से। तो डिस्प्लेसमेंट, और वो जो है वो ऊपर से स्टोन गिराता है, वहाँ से कोई हेलीकॉप्टर में से कोई बंदा स्टोन नीचे की तरफ गिराता है, तो स्टोन है जो डिस्प्लेसमेंट कवर किया वो 756.8 मीटर है, तो उसको डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट को नेगेटिव ले, क्योंकि स्टोन डाउनवर्ड मूव कर रहा है। जी की वैल्यू 9.8 ली है, माइनस में इस वजह से क्योंकि हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। जब नीचे की तरफ मूव करेगा तो प्लस 9.8 लेंगी, जब ऊपर की तरफ मूव करेगा तो माइनस 9.8 या माइनस 10 लेंगी। ठीक है, ये तो कहता है कि हाउ लॉन्ग डज, ये स्टोन कितने टाइम में नीचे आएगा, हमने टाइम फाइंड करना है। अगेन इक्वेशन ऑफ मोशन हमने यूज़, देखिए बार बार यही इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर रहा है। एस की जगह वैल्यू पुट करें, वी आई की वैल्यूज़ पुट करें, सब चीज़ों की वैल्यू पुट करें, तो आपके पास सिंप्लीफाई करके आपके पास इक्वेशन इस तरह से आ जाएगी। इसको अरेंज करके लिखेंगे तो आपके पास इस तरह से इक्वेशन, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको क्वाड्रेटिक के थ्रू सॉल्व कर सकती हैं, और इसको ऐसे भी फैक्टराइजेशन मेथड के थ्रू भी सॉल्व कर सकती हैं। लाइक माइनस की जगह लगाया, माइनस जगह लगाया। अब हमने दो ऐसे नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है जिनको मल्टीप्लाई करके 32 आए, लेकिन जिनको माइनस करके 4 आए। ठीक है, दिस इज़ अ मेथड ऑफ फैक्टराइजेशन। तो अगर हम 8 को 4 से मल्टीप्लाई करें ना तो 32 आता है, और हमने अब 8 को 4 से माइनस करें तो सॉरी 8 को 4 से माइनस करें तो 4 आता है। अब चूँकि यहाँ पे -4 है, लिहाजा आपने 8 को माइनस के साथ लेना, ताकि -8 + 4 गिव्स यू -4 ना। ठीक है, तो दिस इज़ अ फैक्टराइजेशन। और यहाँ से आप कॉमन निकालें, यहाँ से t कॉमन निकालें, यहाँ से 4 कॉमन निकालें। ओके जी, फिर यहाँ से t + 4 t - 8, और यहाँ ये चूँकि दोनों प्रोडक्ट्स 0 के इक्वल हैं, लिहाजा t + 4 = 0, तो t - 4 आ जाएगा। t - 8 = 0, तो t = 8 है। चूँकि टाइम जो है वो नेगेटिव नहीं होता, ये नॉनसेंसिकल सी बात है, टाइम को हमेशा पॉजिटिव होना पड़ता है, लिहाजा ये वाला आंसर जो है वो करेक्ट है। सो दीज आर द 2 न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू प्रोजेक्टाइल मोशन।